नमस्कार दोस्तों, एनएलएम एजुकेशन में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। मित्रों, हमने भारतीय राजनीतिक विचारक की विभिन्न वीडियो देखी हैं, विभिन्न भारतीय विचारकों का अध्ययन किया है। अब हम उनके बारे में टेस्ट पेपर देखते हैं, क्योंकि हमारा मेन उद्देश्य तो परीक्षा का हल करना है, परीक्षा में सफलता प्राप्त करनी है। और परीक्षा में सफलता की प्राप्ति के लिए अभ्यास प्रश्न पत्र बहुत ही आवश्यक होते हैं। तो हम कुछ तो आपको अब वीडियो के साथ ही दे रहे हैं, बाकी भी धीरे धीरे आपको टेस्ट पेपर कराए जाएंगे। तो आइए हम पहले टेस्ट पेपर पर भारतीय राजनीति विचारक की चर्चा करते हैं। पहला, मनुस्मृति से संबंधित नहीं है। मनुस्मृति से संबंधित नहीं है। इसमें ऑप्शन है 4। ए कलुका भट्ट कमेंट्री, बी मनुवटिका, सी गंधर्व विवर्ती, डी कथा सरित सागर। तो मित्रों, हम जानते हैं कलुका भट्ट कमेंट्री में मनुस्मृति के बारे में जानकारी मिलती है, मनुवटिका में भी मिलती है, गंधर्व विवर्ती में मिलती है। लेकिन कथा सरित सागर जो ग्रंथ है ये कौटिल्य के बारे में है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। मित्रों, मैं आपसे फिर कहना चाह रहा हूँ कि जैसा कि अब्राहम लिंकन ने कहा है, अगर मुझे पेड़ काटने के लिए 6 घंटे समय मिले तो मैं पहले 3 घंटे आरी तेज करने में लगाऊंगा। तो आप पहले क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना। मनुस्मृति से संबंधित नहीं है तो नहीं है पे पहले क्लिक है, हमें नहीं वाला ढूंढना है वाला नहीं ढूंढना। कई बच्चे है वाला ढूंढकर अपना आंसर क्लिक कर देते हैं, वो गलत होता है। तो अब दूसरा देखते हैं, मनु कोड ऑफ लॉ ए क्रिटिकल एजुकेशन एंड ट्रांसलेशन ऑफ मानव धर्मशास्त्रा पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसमें 4 दे रखे हैं, स्वेल तथा डेब्रेट, बुहेलर, गंगानाथ झा, ओलिवर पैट्रिक। तो ये जो पुस्तक है ओलिवर पैट्रिक की है। इन्होंने बेसिकली मनुस्मृति की तारीफ भी की थी, उसे ज्ञान का क्रिस्टलीकरण भी कहा था। तो 2005 में बेसिकली ये लिखी गई थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, सन भी ध्यान रख सकते हैं तो बहुत बेटर हो जाएगा। तो 2005 की है, तो सन भी पूछा जा सकता है आगे किसी और क्वेश्चन में, तो ये भी ध्यान रखना है। तो अब तीसरा है, मनुस्मृति के भाग और श्लोकों की संख्या के बारे में सही कथन है। मतलब मनुस्मृति में भाग कितने हैं? तो मनुस्मृति के बारे में हम जानते हैं कि मनुस्मृति जो है वो मनु द्वारा लिखित है। और इसमें जो है प्राचीन ग्रंथ है। इसे पहली बार 1905 में श्याम शास्त्री एक विद्वान थे, उनको ये मूल रूप इसका मिला था। उन्होंने ओरिएंटल अनुसंधान संस्थान को दिया और फिर उसके बाद 1909 में उसका प्रकाशन हुआ, जो मूल रूप उपस्थित है तो हमारे सामने है वर्तमान रूप। तो उसमें मनुस्मृति में कितने भाग है? तो ऑप्शन है 4। मनुस्मृति में 12 भाग और 2694 श्लोक हैं। मनुस्मृति में 12 भाग, 2494 श्लोक है। मनुस्मृति में 4 भाग, 6000 श्लोक है। मनुस्मृति में 4 भाग, 2200 श्लोक हैं। तो 4 ऑप्शन हैं। मित्रों, हम जानते हैं कि मनुस्मृति का जो वर्तमान स्वरूप है उसमें 12 भाग और 2694 श्लोक हैं। हालांकि कुछ विद्वान इसमें 4 भाग ही मानते हैं और ये भी मानते हैं कि इसका अधिकांश पाठ ब्रह्म ने लिखा है। लेकिन यहाँ पर जो इसका तथ्यात्मक आंसर है वो ए होगा। तो ये आपको पता रहना चाहिए। अगला देखते हैं, मनु के बारे में सही कथन नहीं है। तो मित्रों, मनु के बारे में सही कथन क्या नहीं है देखते हैं। मनु राज्य की उत्पत्ति के देवीय सिद्धांत को प्रस्तुत करता है। पहला तो ये ध्यान रखना, नहीं है ढूंढना है। तो क्या मनु राज्य की उत्पत्ति का देवीय सिद्धांत देता है? बिल्कुल देता है। उसने कहा जब चारों तरफ अराजकता अन्याय होगा तो उसी परिस्थिति में ईश्वर ने राजा को धरती पर भेजा और उसने राज्य की स्थापना की। इस प्रकार वो भी रॉबर्ट फिल्मर, जेम्स प्रथम की तरह देवी सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं। मनु राजा को स्वामी के संज्ञा देते हैं। बिल्कुल अपने सप्तांग सिद्धांत में स्वामी कहते हैं। मनु राजा का विरोध करने का अधिकार जनता को नहीं देते। मनु कहते भी हैं कि राजा जो है 8 देवताओं का अंश है, इसलिए देवताओं से महान है, जनता को उसको विरोध करने का अधिकार नहीं है। अगर राजा पालक भी है तो भी विरोध नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ये भी सही है। उसका गलत आंसर कौन सा है? मनु का राजा निरंकुश था? निरंकुश नहीं था, क्योंकि उस पर धर्म का नियंत्रण था। किसका नियंत्रण था? धर्म का नियंत्रण था। धर्म का नियंत्रण के साथ साथ उसकी दिनचर्या को भी 16 भागों में बांटा हुआ था। तो इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, मनु किस पश्चिमी विचारक की भांति न्याय का आधार कर्तव्य पालन बताते हैं? कर्तव्य पालन मनु ने बताया। मनु ने कहा था कि 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। चारों वर्ण अपने अपने कर्तव्य का पालन करेंगे, दूसरे कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे तो समाज में न्याय की स्थापना होगी। तो मनु मानते हैं। तो ऐसा कौन कहता है? तो 4 ऑप्शन है, ए अगस्टाइन, बी संत थॉमस एक्विनास, सी प्लेटो, डी पाइथागोरस। वास्तव में इसका आंसर प्लेटो है। आप जानते हैं प्लेटो ने रिपब्लिक पुस्तक में बेसिकली कहा था कि समाज में 3 वर्ग हैं, दार्शनिक वर्ग, सैनिक वर्ग, उत्पादक वर्ग। तीनों वर्ग अपने अपने कर्तव्य का पालन करेंगे तो राज्य में न्याय की स्थापना होगी। और ये भी मानते हैं कि जो वास्तव में प्लेटो थे वो सुकरात की मृत्यु के बाद विश्व भ्रमण पर आए थे, भारत भी आए थे और
उसी समय वो भारतीय वर्ण व्यवस्था से या मनु से प्रभावित होकर उन्होंने कर्तव्य पालन को न्याय का आधार माना था। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसका आंसर हो जाएगा प्लेटो सी। अब आगे मित्रों देखते हैं, मनुस्मृति की आलोचना नहीं करते हैं। पहला ध्यान रखना है, क्वेश्चन ही पढ़ना नहीं ढूंढना है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तो करते हैं, उन्होंने जातिवाद का इसको दोषी भी माना था, का जातिवाद को बढ़ावा देती है और इसमें अछूतों के लिए तो निम्न स्थान है। अंबेडकर जी ने इसकी कटु आलोचना की थी और 1927 में इसकी प्रति भी जलाई थी। फिर गांधी जी ने उसको विरोध भी किया था। ईवी रामास्वामी नायकर भी विरोध करते हैं, फ्रेडरिक निश्चय विरोध करते हैं, ओलिवर पैट्रिक तारीफ करते हैं मनुस्मृति की। इसे ज्ञान का क्रिस्टलीकरण कहते हैं। तो इसका आंसर ओलिवर पैट्रिक हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, मनुस्मृति के बारे में किसका कथन है कि एक नया दस्तावेज नहीं है, ये अन्य प्राचीन ग्रंथों पर आधारित है, ये प्राचीन भारत में संचित ज्ञान के क्रिस्टलीकरण को दर्शाता है। तो ये तो 4 ऑप्शन है आपके सामने, ए ओलिवर पैट्रिक, बी बुहेलर, सी सर विलियम जोन्स, डी स्वेल तथा हेब्रेट। हम जानते हैं कि 2005 में ओलिवर पैट्रिक ने किताब लिखी थी कोड ऑफ मनुस लॉ, उसी में बेसिकली ये कथन दिया हुआ है। मैंने पहले भी इसकी चर्चा की, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। आगे देखते हैं बेटा, जो भी है क्वेश्चन संख्या, तो आप इसमें तनाव नहीं लेना। कौटिल्य की जानकारी का स्रोत नहीं है कहा है इसमें। परिशिष्ट परवर्ण से तो जानकारी मिलती है, कथा सरित सागर से मिलती है, मुद्रा राक्षक जो विशाख दत्त की उससे मिलती है, कलुका भट्ट केमेंट्री से नहीं मिलती है। कलुका भट्ट केमेंट्री से तो मनु के बारे में जानकारी मिलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों डी। आगे देखते हैं मित्रों, अर्थशास्त्र राज्य के संचालन पर गंभीर मैनुअल है। इसमें राज्य संचालन की यथार्थवादी कला का वर्णन है। तो अर्थशास्त्र के बारे में कहा गया, ये तो हम सभी जानते हैं कि अर्थशास्त्र और चाणक्य नीति कौटिल्य की प्रमुख रचना है। अर्थशास्त्र में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक सभी प्रकार की व्यवस्थाओं का वर्णन है। तो अर्थशास्त्र के बारे में ऐसा यथार्थवादी कहने वाला विचारक कौन सा है? विंटरविट्ज समानता की बात तो करते हैं कौटिल्य मैकियावली में, ये दोनों अंतर की बात करते हैं, लेकिन यथार्थवादी कहने वाला कला वाला विद्वान थे शिव शंकर मेनन, जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी थे। तो वास्तव में इसका आंसर हो जाएगा ए, शिव शंकर मेनन। तो ये आपको पता रहना चाहिए। इसके बाद मित्रों हम अगला देखते हैं, किस विद्वान के अनुसार कौटिल्य और मैकियावली में आधारभूत अंतर है? कौटिल्य प्रजा के कल्याण पर बल देता है, मैकियावली नहीं। तो इसमें ऑप्शन है ए अमर्त्य सेन, बी नित्से, सी इनिंग, डी विंटरविट्ज। विंटरविट्ज तो समानता की बात करता है, ये तो हो ही नहीं सकता। अब देखते हैं कौन सा है। तो मित्रों हम जानते हैं कि अमर्त्य सेन ने 2009 में द आइडिया ऑफ जस्टिस किताब लिखी थी और उसमें कहा था कि कौटिल्य प्रजा के कल्याण पर बल देता है। कहता है प्रजा के कल्याण में राजा का कल्याण निहित है, इसलिए कौटिल्य कल्याणकारी राज्य पर बल देता है। कौटिल्य मैकियावली की तुलना में महान है, दोनों में अंतर भी आधारभूत है, ऐसा बेसिकली अमर्त्य सेन कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बारे में सही है। अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण, 180 प्रकरण, 150 अध्याय और 6000 श्लोक हैं। बी 15 अधिकरण, 200 प्रकरण, 7000 श्लोक हैं। सी 20 अधिकरण, 180 प्रकरण, 4000 श्लोक हैं। डी 15 अधिकरण, 180 प्रकरण, 120 अध्याय, 4000 श्लोक हैं। तो मित्रों हम जानते हैं कि अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण हैं और 180 प्रकरण हैं, 150 अध्याय और 6000 श्लोक हैं। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ए। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो वैसे भी आप लोग एकलव्य बनना है, तो एकलव्य के लिए अब ज़्यादा मेहनत की जरूरत होती है अर्जुन से ज़्यादा, तो ये आपको ध्यान रहना चाहिए। कौटिल्य के बारे में सही कथन नहीं है, तो पहले क्वेश्चन ही पढ़ लेना, नहीं है पूछा है। तो 12 नंबर में देखते हैं क्या है ए में, कौटिल्य होब्स लोग रूसों की भांति राज्य का संविदा सिद्धांत प्रस्तुत करता है। बिल्कुल सही है। कौटिल्य सामाजिक समझौता सिद्धांत देता है राज्य की उत्पत्ति के बारे में, सप्तांग सिद्धांत में 6ठे अधिकरण के पहले अध्याय में लिखा भी हुआ है। कौटिल्य अर्थशास्त्र के 6ठे अधिकरण के पहले अध्याय में सप्तांग सिद्धांत प्रस्तुत करता है, ये भी सही है। कौटिल्य प्लेटो की भांति शिक्षा पर बल देता है, ये भी सही है। वास्तव में कौटिल्य ने कहा था कि वास्तव राजा को शिक्षित होना चाहिए, अगर राजा शिक्षित नहीं है तो राजकुल नष्ट हो जाएगा। वो विभिन्न प्रकार की शिक्षाओं की बात भी करता है, तो ये बिल्कुल सही है। कौटिल्य प्लेटो की भांति दार्शनिक शासन पर बल देता है, दार्शनिक शासन की बात नहीं करता, वो तो यथार्थवादी विचारक था, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं मित्रों, जिस प्रकार घुन लगी लकड़ी शीघ्र नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार अशिक्षित राजकुमारों का राजकुल भी शीघ्र नष्ट हो जाता है। कथन है ए प्लेटो, बी विंटरविट्ज, सी कौटिल्य, डी संत थॉमस। बेटा ये कौटिल्य का है, मैंने कहा ना अभी, कौटिल्य ने शिक्षा पर, राजकुल की शिक्षा पर, राजकुमारों की शिक्षा पर विशेष बल दिया। तो उन्होंने बेसिकली कहा भी था कि जिस राजकुल के राजकुमार शिक्षित नहीं होते वो शीघ्र नष्ट हो जाता है। तो इसका आंसर हो गया सी।
आगे देखते हैं मित्रों, प्रणय कर अर्थशास्त्र के अनुसार है युद्ध कर, व्यापार कर, विवाह कर और कृषि कर। 4 ऑप्शन है आपके सामने। तो ये मित्रों युद्ध कर है, ये आप याद कर लेना। तो ये ध्यान में भी रहना चाहिए कि युद्ध कर है। कैसा कर है? युद्ध। प्रणय कर, विवाह कर नहीं है। फिर है मौर्य काल में सिंचाई वाले क्षेत्रों में कृषि का कर था। तो मौर्य काल में सिंचाई वाले क्षेत्रों, सिंचाई पर कहते भी हैं क्या कर था। देखो ऑप्शन पहले देखते हैं, ए 1/3, बी 1/6, सी 1/7, डी 1/9। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो मित्रों, मौर्य काल में जहाँ बात करते हैं तो मेगस्थनीज जो थे उन्होंने व्यापक अध्ययन किया था मौर्य काल का। तो उन्होंने कहा था कि मौर्य काल में सिंचाई पर विशेष बल दिया जाता था कृषि उत्पादन के लिए, और सिंचाई के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जाती थी। सिंचाई वाले क्षेत्रों में जो कर लिया जाता था 1/3 था, सामान्य क्षेत्रों में जो कर लिया जाता था वो 1/5 या 1/6 था। तो चूंकि यहाँ पर 1/3 है तो इसका आंसर हो जाएगा 1/3। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, कौटिल्य ने दासों के प्रकार बताए हैं। तो क्या बताए हैं दासों के प्रकार, वो ध्यान रखना है। 9 प्रकार, 4 प्रकार, 5 प्रकार, 7 प्रकार। मेगस्थनीस जैसे जो विद्वान हैं वो और अन्य विद्वान कहते हैं कि कौटिल्य ने दासों के 9 प्रकार बताए हैं। तो ये देखिए, तो इसमें आंसर 9 प्रकार हो जाएगा। ये भी आपको थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन है तो ध्यान रखना है कि 9 प्रकार बताए हैं। आगे देखते हैं, अर्थशास्त्र मौर्य साम्राज्य के बारे में सही नहीं है। सीता अध्यक्ष भूमिका, देखो अधिकारियों के नाम है मौर्य काल में, या सन्निधाता राजस्व का, पणय अध्यक्ष सैनिक का, नवाध्यक्ष जहाजों का अधीक्षक का। तो बेसिकली सीता अध्यक्ष भूमिका था, ये सही है। सन्निधाता राजस्व का था, ये भी सही है। पणय अध्यक्ष सैनिक का था, ये डाउट में है, ये डाउट वाला है। तो इसको करते हैं, नवाध्यक्ष को भी देखते हैं। नवाध्यक्ष है जहाजों का अधीक्षक था, तो ये भी सही है। तो इसका मतलब पणय अध्यक्ष है, ये मुद्राओं आदि का काम करता था, तो इसका ये आंसर सी हो जाएगा। आगे मित्रों देखते हैं, कौटिल्य ने प्रशासन के बारे में चर्चा नहीं की। तो 800 गांवों का समूह स्थानीय बताते हैं। कौटिल्य अपने जनपद जो सप्तांग सिद्धांत का तीसरा अंग था उसमें पूरा चर्चा भी करते हैं कि प्रदेश को किस प्रकार से बांटना चाहिए। तो वो कहते हैं 800 गांवों का समूह स्थानीय कहलाता है, 400 गांवों का द्रोणमुख, 200 गांवों का समूह खारटवीट और 10 गांवों का समूह संगरण। यहाँ 100 गांव लिखा हुआ है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। अब इसके बाद अगला ध्यान रखना है, कौटिल्य ने कर नीति में सम्मिलित नहीं किया। तो प्रजा रक्षण कर बिल्कुल किया था कौटिल्य ने। व्यथा मुक्ति कर भी किया था, उसमें कहा था कि शासक को न्यूनतम कर लेना चाहिए। जिस प्रकार से बछड़ा गाय से दूध लेता है, तितली फल से रस लेती है, उसी प्रकार से न्यूनतम कर लेना चाहिए। लाभ पर कर की भी बात भी कौटिल्य ने की थी। कहा था निवेश पर, टोटल संपत्ति पर कर नहीं लेना चाहिए, केवल लाभ पर लेना चाहिए। संग्रहण पर कर की चर्चा नहीं करते हैं, तो वो ये इसका आंसर ये हो जाएगा, कर नीति में ये शामिल नहीं है। कौटिल्य के मंडल सिद्धांत के अनुसार सम्मिलित नहीं है। विजुगिसु केंद्रीय राजा, पार्षणगण पीठ का शत्रु, आकरंदा पीठ का मित्र, मध्यम सामने का शत्रु। देखो ये इसमें हमें थोड़ा मंडल सिद्धांत कौटिल्य का ध्यान रहना चाहिए। मंडल सिद्धांत में वो बताते भी हैं कि राजा को, विजुगिसु राजा जो केंद्रीय राजा है, इसको किसके साथ संबंध बनाने चाहिए, किसके साथ नहीं, किस पर विश्वास करना चाहिए, किस पर नहीं। तो उन्होंने एक सीधी रेखा में भी हम इसको प्रस्तुत करते हैं, हालांकि वो 12 राज्यों के व्रत के रूप में दिया था। तो ये जो है 1 नंबर पे तो विजुगिसु राजा है। क्या है? विजुगिसु राजा। 2 नंबर पर जो है वो दुश्मन है सामने का। 3, 4 पर भी क्या है? मित्र है। 4 पर क्या है? शत्रु है। और 5 और 6 पर जो है वो भी आपको ध्यान में रखना है। तो बेसिकली ये कहता है। आप पीठ के पीछे देखते हैं, पीठ के पीछे से ज़्यादा क्वेश्चन है इसलिए। तो 6 तो ये हो गए, 7वां नंबर आएगा। 7वां है पार्षणाग्रह, पीठ का शत्रु। ये पीठ का शत्रु है, बिल्कुल सही है, पार्षणाग्रह कहता है। फिर पीठ का मित्र को कहता है आकरंदा। क्या कहता है? आकरंदा। ये भी सही है, ये 3 तो सही है। अब मध्यम के बारे में, मध्यम की स्थिति यहाँ रहती है विजुगिसु और अरि के ऊपर, बिल्कुल जुड़वा सीमा जुड़ी रहती है। ये विजुगिसु राजा है और ये अरि वाला शत्रु राज्य जो सामने का शत्रु है, दोनों से सीमा सटी हुई है। तो कौटिल्य कहता है विजुगिसु राजा को मध्यम राजा से दुश्मनी नहीं लेनी चाहिए, उसके साथ मधुर संबंध स्थापित करने चाहिए, क्योंकि ये दोनों से ज़्यादा शक्तिशाली है। तो इस सामने का शत्रु नहीं है, ये तो वास्तव में शक्तिशाली राजा है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अब आगे देखते हैं मित्रों, कौटिल्य की गुप्तचर व्यवस्था के बारे में सही कथन नहीं है। कौटिल्य गुप्तचर को गुण पुरुष कहता है, बिल्कुल सही है। वैसे भी सिंपली क्वेश्चन भी आए तो भी मित्रों आपको ध्यान रखना है कि गुण पुरुष कहता है। कौटिल्य गुप्तचर विभाग के प्रमुख को
मात्य सारपा कहते हैं, बिल्कुल ये भी सही है। कुटिल्य स्थायी और संचार, संचार का मतलब है स्थायी, भ्रमण करने वाले। दो प्रकार के उपचार बताता है, ये भी सही है। कुटिल्य परिमिथार्थ उपचार की चर्चा करता है, नहीं, ये तो परिमिथार्थ तो उसका राजदूत है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं मित्रों। कुटिल्य गुप्तचर का प्रकार नहीं बताता, काप्टिक विद्यार्थी की वेशभूषा वाला बताता है, उदास्थित सन्यासी की वेशभूषा वाला बताता है, तापस तांत्रिक बताता है, भेदक न्यायप्रिय नहीं बताता, तो ये भूमिका नहीं बताता, तो इसका आंसर हो जाएगा डी 22 का। अब आगे देखते हैं मित्रों। कुटिल्य ने राजदूत का प्रकार नहीं बताया, निसृष्टार्थ निसृष्टार्थ बताया, उसने कहा ये सबसे शक्तिशाली होते हैं, बिना राजा की भी अनुमति के कर सकते हैं। परिमिथार्थ भी उसने बताया कि राजा की अनुमति से समझौता कर सकते हैं। शासनहर जो संदेश देने का काम करेगा। वेद्यक तो गुप्तचर का प्रकार बताया था, जो व्यापारी की वेशभूषा में रहेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तो आपको मित्रों ध्यान रखना है कि राजदूत नहीं, उसने गुप्तचर का प्रकार वेद्यक बताया। आगे देखते हैं मित्रों। निम्न विद्वान कुटिल्य और मैकियावेली की समानता पर बल देता है। विंटरविस्ट, सेलिटोर, अमर्त्य सेन, ओलिवर पैट्रिक। देखो मित्रों, यहाँ पर जो सेलिटोर है वो है समानता की बात करते हैं, अमर्त्य सेन भी मैंने अभी बताया हमें समानता की बात करते हैं, ओलिवर पैट्रिक हैं ये तो वास्तव में मनुस्मृति का ज़्यादा अध्ययन करते हैं, तो विंटरविट्ज आ जाएगा आंसर, तो विंटरविट्ज इसमें आंसर बन जाएगा। ऐसा कौन सा भारतीय विद्वान था जिन्होंने ICS की परीक्षा करने के बाद भी घुड़सवारी न आने के कारण निकाल दिया गया? तो बेसिकली हमें नाम ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शन ए सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बी सत्येंद्रनाथ टैगोर, सी रास बिहारी घोष, डी अरविंद घोष। तो मित्रों हम जानते हैं कि अरविंद घोष जी ने ICS की परीक्षा पास की थी, लेकिन घुड़सवारी न आने के कारण उन्हें निकाल दिया गया था, तो इसका आंसर अरविंद घोष हो जाएगा। अरविंद घोष आध्यात्मिक राष्ट्रवाद के जनक थे, उग्र राष्ट्रवादी थे, तो बेसिकली उन्होंने अनेक भारतीय बंग भंग आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी, राष्ट्रीय शिक्षा की स्थापना पर भी विशेष बल दिया था। बाद में वो पांडिचेरी चले गए थे और पांडिचेरी के संत बन गए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। पांडिचेरी का संत कहा जाता है श्री अरविंदो, बी में ईराम नायकर, सी में केटी साहा, डी में मीरा अल्फासा। तो पांडिचेरी का संत श्री अरविंदो को कहा जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब आगे देखते हैं मित्रों। श्री अरविंदो के बारे में सही कथन नहीं है। अरविंदो आश्रम की स्थापना 1926 में हुई थी, बिल्कुल ये सही है। अरविंदो आश्रम जो है 1926 में पांडिचेरी में बना था। 1908 अलीपुर कांड में अरविंदो को जेल हुई थी, ये भी बात सही है कि अलीपुर कांड में ही उन्हें फंसाया गया था, जिसे सम्राट केस भी कहते हैं, मानिक टोला बम कांड भी कहते हैं, तो विभिन्न नाम है उसके। सम्राट केस भी मानिक टोला उसमें फंसाया गया था, बाद में उन्हें इसी शर्त पर रिहा किया गया था कि वो राजनीतिक गतिविधियों में भाग नहीं लेंगे। अरविंदो सुपर माइंड की अवधारणा प्रस्तुत करते हैं, बिल्कुल सही है। सुपर माइंड सुपरमैन की अवधारणा उन्होंने दी थी। अरविंदो क्रांतिकारी अराजकतावादी हैं, ये सही नहीं है। कि बेसिकली अरविंदो क्रांतिकारी अराजकतावादी हैं, ये सही नहीं है। एक्चुअली क्या, अराजकतावादी तो वो होते हैं जो धर्म, राज्य और निजी संपत्ति तीनों के उन्मूलन की बात करते हैं। अरविंदो तो आध्यात्मिक राष्ट्रवाद देता है, धर्म को आधार मानता है, तो अरविंदो तो अराजकतावादी हो ही नहीं सकता। पुरुंदो की तरह, क्रोपटकिन की तरह, टोल्स्टॉय की तरह नहीं हो सकता। क्रांतिकारी की बात करें, क्रांतिकारी वो लोग हैं जो बम हथियार की नीति अपनाते हैं, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे लोग। अरविंदो ने कभी हथियारों का प्रयोग नहीं किया, तो ये कथन गलत है कि अरविंदो क्रांतिकारी अराजकतावादी हैं। अगला देखते हैं मित्रों। निम्न विद्वान नित्य से प्रभावित होकर भारतीय संस्कृति अनुरूप सुपरमैन की अवधारणा प्रस्तुत करते हैं। निम्न विद्वान नित्य से प्रभावित होकर भारतीय संस्कृति के अनुरूप सुपरमैन की अवधारणा प्रस्तुत करते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, सी श्री अरविंदो, डी स्वामी दयानंद। तो इसका सी आंसर हो जाएगा श्री अरविंदो। आपको ध्यान है, अरविंदो ने कहा था कि योग के माध्यम से सुपरमाइंड सुपरमैन के रूप में विकसित हो सकता है, और मैकाले की शिक्षा पद्धति पर प्रहार किया था और भारतीय संस्कृति की सर्वोच्चता को स्थापित किया था। श्री अरविंदो की पुस्तक नहीं है, सावित्री बिल्कुल है, द लाइफ डिवाइन है, सी रेनेसा है, द इंडियन स्पीच है, तो नहीं है। तो इंडियन स्पीच इसका आंसर हो जाएगा, डी आंसर है। तो मित्रों ध्यान रखना है, सावित्री तो वास्तव में एक धर्म ग्रंथ था, महाभारत पर आधारित था, लाइफ डिवाइन में व्यापक चर्चा करते, रेनेसा पुनर्जागरण संबंधित था, तो डी जो है वो इसका आंसर है। श्री अरविंदो ने को किसने एशिया तथा यूरोप संस्कृति का समन्वयकार कहा? तो हम सभी जानते हैं कि अरविंदो पश्चिम से प्रभावित थे, भारतीय से प्रभावित थे, उन्होंने दोनों का समन्वय किया, लेकिन सर्वोच्चता अंत में भारतीय संस्कृति की स्थापित की, इसलिए उन्हें भारत का संत थॉमस एक्विनास भी कहते हैं। तो किसने कहा एशिया यूरोप संस्कृति का समन्वयकार? ए रोमरोला, पी श्रीधर चमा,
सी पीटर हीज, डी अर्पणा बनर्जी। तो इसमें रोमरोला का ध्यान में रखना है कि रोमरोला आंसर है, रोमरोला ने ऐसा कहा था। तो ये मित्रों ये आपने टेस्ट पेपर किया फर्स्ट, इसमें आपको कुछ जानकारी मिली होगी, आप खुद भी इस प्रकार का ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। टेस्ट पेपर हम आपको बार बार देते रहेंगे और आपको बहुत अच्छे से करेंगे। तो आंसर की भी आप चेक कर सकते हैं। तो वीडियो में एक वीडियो के बाद पीपीटी रखे हैं, पीपीटी से अलग से भी देख सकते हैं और फिर हम टेलीग्राम के माध्यम से भी आपको नोट्स भेजते रहेंगे, आप तनाव ना लीजिएगा। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है और इसी के साथ मैं इस वीडियो में आपसे विदाई चाहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।